उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का किया फ्लैग ऑफ। दल के लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता दिलाई शपथ। उत्तराखंड वासियों को भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 15 जून से 17 जून तक हो सकती है बारिश। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। धूमधाम से मनाया गया महाराज का जन्मोत्सव। भक्तों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। रोपवे परियोजना को लेकर सीएम धामी बोले, पहाड़ी राज्य होने के कारण रोपवे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। वर्तमान में चल रही है 7 रोपवे परियोजनाएं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मिशन हील एनवायरमेंट और सोशल कॉज फ्रॉम पेज पीपल ट्रस्ट की तरफ से दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के अंतर्गत तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने दल के सभी सदस्यों को शुभकामना दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मिशन हील एनवायरमेंट और सोशल कॉज फ्रॉम पेज पीपल ट्रस्ट कई वर्षों से दिव्यांगजनों के हितार्थ निरंतर प्रयासरत रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी से अनेक साहसिक और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जाता रहा है। ट्रस्ट की तरफ से दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और तीर्थ स्थानों की स्वच्छता के लिए 15 जून से 18 जून तक जन जागरण अभियान का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड वासियों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है। बीते 15 दिनों से प्रदेश में सामान्य तापमान भी औसत से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई क्षेत्रों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले दिनों तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 15 जून से 17 जून तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा रूट सहित पर्वतीय जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कहीं कहीं तेज बारिश की भी आशंका है। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बुधवार को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 16 और 17 जून को अधिकांश स्थानों में ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 18 जून को भी राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में उन स्थानों पर जहां भूस्खलन, चट्टान गिरने की समस्या होती है, सड़कें बंद होने से नदी नालों में पानी बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने 4 धाम को लेकर भी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए 15 तारीख से हमने बोला भी था कि जून की 15 से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज आप देखेंगे शाम रात से जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है। तो आज तो जो एक्टिविटी वो हल्की है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन कल जब आप जाएंगे तो आप कल देखेंगे जो बारिश है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, वो पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में वो देखने को मिलेगी। और जो कुमाऊँ के डिस्ट्रिक्ट है जैसे नैनीताल है या फिर पिथौरागढ़ है और इधर भी देखें देहरादून में, तो इसमें एका दुक्का जगहों में संभावना है कि भारी बारिश भी कहीं कहीं पर देखने। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है।
प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दीपक बाली को सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी पार्टी सभी का हित चाहने वाली पार्टी है, जिसके विचारों से प्रेरित होकर दीपक बाली बीजेपी में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद दीपक बाली ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही ये भी साफ किया कि आम आदमी पार्टी में वो असहज महसूस कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो दीपक बाली जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ कि वो एक प्रखर छात्र नेता के रूप में, एक प्रमुख व्यवसायी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी और एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में भी हमेशा लोगों के बीच में जाने जाते रहे हैं। और लंबे समय से, चूँकि आम आदमी पार्टी को पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 साल से पूरे प्रदेश में लगातार जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते थे प्रमुख रूप से, उन कार्यक्रमों का संचालन करते थे, उन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते थे, संयोजन करते थे। और वो थे वहाँ जरूर, लेकिन इनकी विचारधारा में हमेशा से राष्ट्रवाद था। मैं राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सामाजिक व्यापारिक जीवन में पूरी शिद्दत से काम किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी मैंने ज्वाइन करी। वहाँ पर भी जो जिम्मेदारियाँ मुझे मिली उनको भी मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निभाया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के बाद मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड प्रदेश में युवा और यशस्वी और एक विजन वाले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में जो प्रदेश की बागडोर दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में जो फैसले किए, तो तब भी मन में कहीं ना कहीं कुछ होता था और लगता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। हिमाचल के अंदर से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की। जब गुजरात के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो प्रमुख पदों पर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की और उस समय बाली जी को जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से बाली जी ने उस जिम्मेदारी को आम आदमी पार्टी के रूप में लेकर और जिस भावना को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है, उस भावना के मन द्रवित होने के बाद उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सरोवर नगरी नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बसा कैची धाम मंदिर में नीम करौली महाराज का 58वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्त बाबा के आशीर्वाद की कामना के साथ यहां पहुंच रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रसाद ग्रहण करने और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का पूरे दिन तांता लगा रहता है। बीते 2 साल से नीम करौली महाराज कैची धाम में स्थापना दिवस सादगी के साथ कोरोना के कारण मनाया गया, लेकिन इस बार बाबा जी के भक्तों ने 1 सप्ताह पहले से ही मंदिर में डेरा डाल रखा था और देर रात से ही बाबा नीम करौली महाराज कैची धाम में भक्तों का आना जाना लगा रहा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का पूजन कर मालपुआ का भोग लगाया गया और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। बाबा नीम करौली महाराज के बारे में कुछ इस तरह से कहा जाता है कि मान्यता है कि नीम करौली बाबा का दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोप वे परियोजनाओं को लेकर बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण रोप वे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 7 रोप वे परियोजनाएं चल रही हैं और 35 नई परियोजनाओं की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सरकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एक पहल शुरू की है।
साथ ही सीएम धामी ने बजट सत्र के बारे में भी कहा और कहा कि कई हितधारकों से सुझाव लेने के बाद राज्य का 2022-23 का बजट तैयार किया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। देश के युवाओं को सेना में सेवा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में सेवा का अवसर मिलेगा। योजना के लॉन्च होने के बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस योजना के लिए आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अग्निपथ योजना शुरू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके कालखंड में लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए विषयों पर उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया गया है। आज इस योजना को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिस योजना के लॉन्च होने से जो देश के नौजवान हैं 4 साल तक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इस योजना में जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे वो देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। उन्हें नई तकनीकी से उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और देश को हाई स्किल आर्म फोर्स मिलेगी। सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। पहले हम कभी सुनते थे या कभी पढ़ते थे कि दुनिया के ऐसे भी देश हैं जिन देशों में वहाँ की टोटल पब्लिक, टोटल जनता वो सेना के रूप में काम करती है। ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई छोटे देश भी हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के रक्षा मंत्री जी को कि आज भारत सरकार ने एक बड़ी योजना लॉन्च की है। धर्मनगरी हरिद्वार और रुड़की में अचानक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिली, जिसके कारण शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो जाने की जानकारी सामने आई। वहां पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग 100 की जगह 1000 रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीदते नजर आए, जिसके कारण और परेशानी बढ़ गई। कनखल के देश रक्षक तिराहे स्थित पेट्रोल पंप के मालिक प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर अचानक अफवाह फैल जाने के कारण पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल भरवाने लगे। कुछ पीछे कंपनी से भी पेट्रोल की कमी आ रही है, जिसके कारण इस तरह की अफवाह बाजार में फैली। हालांकि उनके पास पर्याप्त पेट्रोल है। ये सोशल मीडिया पे भी चला है कि तेल शॉर्ट हो रहा है, वैसे आगे से भी तेल कम आ रहा है, शॉर्टेज चल रही है तेल की। इतनी भीड़ अचानक कैसे लगी? पर लोगों हर जगह पर, हर पंपों पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी लोगों ने सोचा शायद 2-3 दिन तेल नहीं मिलेगा, लोग इकट्ठा हो गए। नहीं तो अपने पास कितना तेल है, मतलब पर्याप्त तेल है और कम है? अपने पास कितना तेल है? नहीं, एक गाड़ी सुबह आई थी, एक अब आई है। जितनी आपूर्ति है उतना तेल है हमारे पास? नहीं है, इतना नहीं है। तो क्या वजह बताई जाती है? आगे शॉर्ट चल रहा है। एक तो कल संडे था, इस वजह से भी गाड़ियाँ नहीं आ। चार धाम यात्रा पे ज़्यादा भीड़ आ रही है, उसकी वजह है क्या? हाँ भाई साहब, भीड़ तो बहुत है ही है। हरिद्वार में जनता इतनी दुनिया भर की आई हुई है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा और ऐसे में विपक्ष लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर सवाल कर रहा है। बसपा विधायक शहजाद ने नियम 58 के तहत प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर सवाल किया। बसपा विधायक का कहना है कि सदन के अंदर सरकार ने इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि सरकार ने अवैध शराब, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम की कितनी धरपकड़ की गई है उसके बारे में सिर्फ जानकारी दी। माननीय
पत्रकार बंधुगण, आपने भी सदन में संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुना है। जो मूल प्रश्न होता है उसका जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे मैं वहाँ भी कहा है कि जैसे उड़ता पंजाब पर पिक्चर बनी है, ऐसा आज उत्तराखंड में भी आवश्यकता है। आज उत्तराखंड में युवा, नौजवान, यहाँ तक के नाबालिग बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं। ऋषिकेश के श्यामपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत खेरी खुर्द पंचायत घर में स्थायी तौर पर आधार कार्ड केंद्र की शुरुआत की गई, जिसमें वर्किंग डे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इस समय आधार कार्ड बनाया जा सकेगा और आधार कार्ड में अंकित त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा। ये व्यवस्था पहले से भी थी, लेकिन कोरोना महामारी के समय ये व्यवस्था बाधित हुई थी। 2 साल केंद्र बंद होने के कारण 17 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। आधार कार्ड की शुरुआत करीबन 2 साल पहले हमने यहाँ पर करी थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ये आधार केंद्र कोरोना की वजह से यहाँ पर चल नहीं पाया। हमारी काफ़ी कोशिशों की वजह से इस आधार केंद्र को यहाँ पर लाने में हमें बहुत दिक्कत हुई है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी SDM, DM, हमारी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। और लोगों की परेशानियों को देखते हुए उनके आधार कार्ड में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लोग हमें घर घर तक बता रहे थे और उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आधार कार्ड केंद्र का निर्माण करवाया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले या 1 साल पहले यह केंद्र खुला था और किन्हीं कारणों से यह केंद्र बंद हो गया था और निरंतर प्रयासों से लगभग 1 साल हो गया हम लोगों को जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना रांगड़ा में मेरे द्वारा यहाँ पर पूरे 1 साल से इसके लिए प्रयास किया गया, जिसमें DM का ऑफिस से लेकर सब जगह चक्कर मार के बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये आज ये आधार केंद्र एक स्थायी समाधान के तौर पर आज ये आधार केंद्र यहाँ पर खुल रहा है। यह क्योंकि यहाँ पर जो श्यामपुर न्याय पंचायत की बात करें, यहाँ पर 17 ग्राम सभा इसके अंतर्गत आती है। लगभग 75,000 से ऊपर की वोटर संख्या है और उससे मतलब जनसंख्या की बात करें तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या हमारे श्यामपुर न्याय पंचायत के अंदर आती है। तो यह जो आज आधार केंद्र खुलने जा रहा है, या पूरे न्याय पंचायत क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, पहले कहीं नगर निगम में, कहीं तहसील में, कहीं बैंकों के चक्कर काटते थे, आज मुझे निश्चित ही इस आधार केंद्र से जो स्थायी समाधान जो हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है, क्योंकि आप देखते ही हैं, क्योंकि आज की डेट में आधार कार्ड का जो कार्य है, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बन चुकी थी और मैं देखता था कि निरंतर कहीं ना कहीं उसका समाधान के लिए एक अस्थायी समाधान हम कैंपों के माध्यम से देखते थे। आज अगर यह आधार केंद्र आप यहाँ पर आप अगर UID की साइट पे भी जाओगे तो यह आधार केंद्र जो है UID के साइट पे भी शो कर रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में देर रात ग्राम साबलदे क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं। मृतक के पिता मोहन सिंह ने कहा कि उनका पुत्र नशे का आदी था और अपने पुत्र की हत्या की उन्होंने आशंका जताई है। कल हमें रामनगर हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें ब्रॉड डेड एक व्यक्ति का शव हॉस्पिटल आया था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और अभी तक इस संबंध में कोई भी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट अंतर्गत गोगिना में रहने वाले 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चे तालाब में नहाने गए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा है। ये थाना कपकोट इलाके का एक दूरस्थ इलाका है गोगिना। वहाँ के पास एक गधेरे में 4 बच्चों के डूबने की सूचना हमें मिली थी। इस क्रम में हमने तत्काल अपनी SDRF की टीम, पुलिस की टीम और तहसील प्रशासन की टीम हमने लगातार इसमें भेजी थी और गांव वालों की मदद से हमने इसमें 3 शव तो पहले ही इसमें निकल आए थे और एक चौथे शव को भी हमने इसमें बरामद कर लिया।
काफ़ी दुखद और संवेदनापूर्ण घटना है। और गाँव वालों से और की सभी नदी किनारे रहने वालों से हम लोग पहले भी लगातार अपील करते आ रहे हैं। जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पर फिर भी कुछ लोग जो है जिज्ञासावश या अनजान होकर के ऐसी जगह पे चले जाते हैं और ऐसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये एक गुजारिश है कि इसमें अपने अपने क्षेत्र में लोगों को ज़रूर इसमें अवेयर करें कि नहाने के नाम पर ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पर वो फिसल सकते हो या पर कहीं पानी में जो है कहीं बह सकते हो या डूब सकते हो। वो सभी अपने बच्चों को इस तरह से अगर बचाव करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क बनाए जाने से पहले क्षेत्र के पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए काम किया जा रहा था। देर रात पीडब्ल्यूडी ने राजपुरा के वार्ड नंबर 12 में आकर सड़क ठीक करने का काम किया, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद राधा आर्य और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद राधा आर्य और नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क को ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, जिससे सड़क कमजोर बनेगी और दोबारा टूट जाएगी। वहीं बनी हुई सड़क पर दोबारा लेयर चढ़ाने से भी सड़क के टूटने का खतरा बना रहता है। देखिए, कल हमारे राजपुरा वार्ड में राधा आर्य जी जहाँ की पार्षद है, तो वहाँ पे कल रात ये लोग एक तो चोरों की तरह रात को आते हैं। 11 बजे जब सब सो जाते हैं, जिस हिसाब से चोर आता है ना, उस हिसाब से आते हैं अपनी पूरी गाड़ी वाड़ी लेके कि आज हम रात को रोड बना देंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़, जहाँ रोड बनने की ज़रूरत है वहाँ रोड नहीं बना रहे हैं। ये जहाँ ऑलरेडी रोड बनी हुई है उसी के ऊपर रोड बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ के लोग रात को उठे, उन्होंने विरोध करा। आज इसकी जानकारी हमने क्या कहते हैं इस हिसाब से बात करी, उनको बताया। यहाँ के जो जय साहब है तो शायद छुट्टी में गए हुए हैं। कहना ये था, 2 सड़कें पास हुई है ना हमारी, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड गली के लोगों का कहना है कि अगर वो सड़क बहुत मतलब उसमें बहुत गड्ढे हैं, उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती, खुद के दोबारा से अच्छे से, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। तो क्या कह रहे हैं बात? सर कह रहे हैं कि ये सब महापौर जी के हाथ में है, आप बात कर लीजिए, और पूरा खोद के तो हमें परमिशन मिली नहीं है, खाली 3 सेंटीमीटर तक का डलेगी। कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इंद्रपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जबरदस्त हार को लेकर पार्टी अब जनसंकल्प कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक का आयोजन करेगी। इंद्रपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया वो स्वीकार है। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन होती है, उसका फैसला सर्वप्रिय है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी की कुछ कमी रही होगी जिसके कारण इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका 9 संकल्पों के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश हुए हैं कि आप चिंतन मंथन करिए, और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है, महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है, और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बात भी रखी थी। और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मेंटेन दिया था, उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए, कोई कमी रही होगी। लेकिन हम आने वाले समय के लिए, पंचायत चुनाव है और 2024 का चुनाव है, हम लगातार जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये सारे चुनाव जीतेगी। उत्तराखंड के रामनगर में पिछले कई दिनों से हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ व्यापारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह का घेराव भी किया। घेराव के दौरान व्यापारियों ने कहा कि लगातार हो रही अघोषित कटौती से जनता परेशान है। इस कटौती के कारण व्यापारियों के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोन नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर लाइट आती भी है तो वोल्टेज के कारण परेशानी होती है।
मैं अभी ऊपर लेटर लिखूंगा उसके लिए कि घोषित कटौती की जाए, अगर ना ही की जाए तो अच्छी बात है। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ। और जैसे जो कि पिछली बार पहले जो हमारा ठेकेदार था वो कुछ सही नहीं था, अब जो नया ठेकेदार आया है वो लड़के सही हैं और मैं उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वैसे कल भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई ऐसी दिक्कत, इस तरह से काम कराऊंगा मैं। रामनगर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई। बता दें कि रामनगर और आसपास के इलाकों में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। खनन विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेघा और एसडीएम गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम ने स्टोन क्रशर पर छापामार कार्रवाई की। उप निदेशक ने कहा कि टीम ने स्टोन क्रशर और उप खनिज के अवैध भंडारण के विरुद्ध अभियान चलाया है। क्या ले जाते हैं? रामनगर में स्टोन क्रशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई पोर्टल भी बंद किया जाएगा। अभी तो ऐसा कोई अवैध खनन की कुछ शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है, नदियाँ भी बंद हो चुकी है। रामनगर नगर पालिका के वार्ड 16 की सभासद पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया। सभासद का 1.5 साल पहले देहांत हो गया था, तब से ये सीट खाली पड़ी थी। इस सीट पर 12 जून को मतदान शुरू की गई, जिसमें मंगलवार को तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल की देखरेख में मतगणना किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल ने बताया कि मतगणना के पहले चरण में हिना परवीन और चंद्रा देवी दोनों ही बराबर मतों पर रहीं। वहीं प्रत्याशी हिना परवीन ने जीत दर्ज की। आपका हमारा वार्ड मेंबर का जो चुनाव हुआ वार्ड 16 में, उसमें जो रिज़ल्ट आया, जो विजयी उम्मीदवार हैं वो हिना परवीन हैं जिनको 365 वोट मिले और जो उपविजेता हैं वो चंद्रो देवी हैं जिनको 364 मिले। तो ये जो जीत का अंतर है सिर्फ 1 वोट से हुआ और इसमें 2 बार मतगणना करके इसको चेक किया गया और जो हमारे रद्द हुए मत वो 17 हमारे रद्द हुए हैं, 5 नोट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।